नमस्कार दोस्तों। माँ, ये नाम सुनते ही हम लोगों के दिमाग में जो चीज़ें आती हैं वो है प्यार, ममता और ख्याल। माँ एक वो इंसान होती है जो अपनी औलाद से हद से ज़्यादा प्यार, हद से ज़्यादा ख्याल और हद से ज़्यादा ममता रखती है। ये वो इंसान है जो अपनी औलाद के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, उसके लिए कुछ भी कर सकती है, अपने मन की इच्छाएं रोककर अपनी औलाद की इच्छा पूरी करती है। लेकिन ज़रा दोस्तों सोचिए, जब उसी माँ का जीवन परेशानी में चल रहा हो, वो हर दिन ऐसे जी रही है जैसे नर्क हो, तब आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा ही हुआ मोहित और उसकी माँ के साथ में। आज की कहानी मुझे भेजी है मोहित ने, तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ मोहित की कहानी मेरी ज़ुबानी। बात को बीते तो 12 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे वो घटना मेरे साथ कल ही घटी थी। उसको मैं कभी नहीं भुला सकता। दोस्तों, मेरे परिवार में 3 जने हैं, मैं, मेरी माँ और मेरा छोटा भाई। मेरे पिताजी का काफ़ी समय पहले बीमारी के चलते स्वर्गवास हो गया था, तो इसीलिए अब हम 3 ही लोग हैं। हमारा छोटा सा परिवार है जिसमें मैं नौकरी करता हूँ, छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है और माँ घर पे ही रहती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मैं अपनी माँ के बारे में बताऊँ तो मेरी माँ का स्वभाव एकदम शांत है। वो ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखती, अपना घर में रहती हैं। हम दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती हैं क्योंकि वो आखिरकार हमारी माँ है। लेकिन हमें भी नहीं पता था कि एक दिन हमारी माँ के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। ये घटना की शुरुआत होती है तब जब मेरे भाई के साथ माँ एक दिन बाज़ार गई थी। मैं उस समय ऑफिस में था। बाज़ार गई थी छोटे भाई के साथ कुछ सब्जियां लेने, और बाज़ार से लौट ही रही थी कि तभी अचानक से एक पेड़ के नीचे बड़ा सा पत्थर रखा था जिससे वो टकरा के नीचे ज़मीन पर गिर गई। जब उनको उठाया तो देखा उनके पैरों में काफ़ी चोट लग गई है और वो चल नहीं पा रही हैं। तो छोटे भाई ने उनको रिक्शा में बैठा के घर ले आया। घर पहुंचकर उसने मुझे बताया तो मैं भी ऑफिस से भागा भागा घर आया तो देखा तो माँ के पैरों में चोट लगी थी और थोड़ी सूजन भी आ गई थी। तो तभी मैं माँ को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कुछ दवाई दी और माँ को मैं घर ले आया। माँ को दवाई खिलाई तो सूजन में तो आराम था, लेकिन दर्द अब भी था कि चलने में उनको थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि उनकी थोड़ी उम्र भी ज़्यादा थी, इसीलिए उनके हड्डियों में दर्द रहता था, जिसके चलते ये धीरे धीरे ही करके ठीक होती है। तो मैंने उनसे कहा था कि माँ अब आराम करो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, घर का जो काम होगा मैं और छोटे भाई देख लेंगे, आप ज़्यादा फिक्र ना करो। दोस्तों, अगले दिन मैं ऑफिस से घर लौट रहा था। शाम के 7 बज जाते थे मुझे घर लौटते लौटते। जब मैं घर लौटा तो देखा छोटा वाला भाई बाहर बैठ के टीवी देख रहा था। मैंने उससे पूछा कि माँ कहाँ है। उसने बताया कि कमरे में है। तो जब मैं कमरे की तरफ गया तो देखा गेट बंद था। गेट खोलने की कोशिश करी तो पता चला गेट अंदर से बंद कर रखा है। मैंने कहा कि ये अंदर से माँ ने गेट क्यों बंद कर रखा है। पहले ख्याल आया कि कहीं सो ना रही हूँ, तो गेट खटखटाया और माँ को आवाज़ लगाई। पहली बारी में तो उन्होंने नहीं सुनी, दूसरी बारी में वो आई और उन्होंने गेट खोला। जब वो गेट खोला तो मैंने उनसे पूछा कि माँ गेट बंद करके क्यों बैठी थी, लेकिन उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और जाके बेड पे बैठ गई। मैं उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा कि माँ ठीक हो, कोई परेशानी तो नहीं। उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा तो गेट लगा के क्यों बैठी थी। उन्होंने बोला कि बस मैं यहाँ आराम कर रही थी। मैंने कहा कोई नहीं, आराम करो, लेकिन गेट खोल कर करो, ऐसे गेट वेट बंद मत करो। मैंने उनसे उनका पैर के दर्द के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। उस दिन माँ बहुत बुझी बुझी सी लग रही थी, बहुत शांत लग रही थी, क्योंकि अक्सर वो इस तरीके से बात नहीं करती थी। मैं बाहर आया और मैंने भाई से पूछा कि माँ को कुछ हुआ है क्या। उसने बताया कि भाई सुबह से माँ का ऐसा ही हाल है, वो सुबह से कमरे में बंद है, मुश्किल से 1 से 2 बाहरी कमरे से बाहर निकली हैं और तब से अपने आप को बंद कर रखा है। मैंने भी माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन माँ जवाब ही नहीं दे रही थी। मेरे दिमाग में यही आया कि वो कोई परेशानी तो नहीं लेके बैठी, कोई टेंशन तो नहीं है उन्हें, क्योंकि अक्सर जब उन्हें टेंशन होती थी तो वो बड़ी चुप चुप हो जाती थी। अगर कुछ बात है तो उन्हें मुझे बतानी चाहिए। तो यही देखकर मैंने सोचा कि आज माँ के साथ खाना खाता हूँ ताकि उनका मन हल्का हो जाए और थोड़ी बातें भी उनसे पूछ लूँगा अगर उनके दिमाग में कुछ है। और थोड़ी देर बाद मैं खाना लेके उनके कमरे में गया। मैंने खाना उनके सामने रखा और मैंने कहा कि चलो दोनों आज साथ में बैठकर खाना खाते हैं। कि तभी माँ का जवाब आया कि खाना रख के तू बाहर चला जा। मैंने माँ को बोला कि माँ मैं आपके साथ बैठकर खाना खाऊंगा, मैं कहीं जा नहीं रहा,
मेरे को आपसे बातें करनी है, कि तभी पलट के उन्होंने मुझे गुस्से में बोला कि तुझे समझ नहीं आ रहा मैंने क्या बोला है। मैंने कहा ना, तू यहाँ से चला जा, मैं खा लूँगी। मैंने ये बात सुनी और मैं कमरे से बाहर आ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ अक्सर इस तरीके से गुस्सा नहीं करती थी। मैं बाहर बैठा सोच रहा था कि आखिरकार माँ को हो क्या गया है। एकदम से उनका मूड बदल गया है। कुछ बात ऐसी तो नहीं है जो वो हमसे छिपा रही हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ी देर बाद जब मैंने वापस कमरे में जाकर देखा कि माँ ने खाना खा लिया कि नहीं, तो पाया कि माँ ने एक निवाला तक नहीं खाया था। प्लेट में सब कुछ वैसे का वैसा रखा था। मैंने माँ से दोबारा बोला कि माँ आपने खाना क्यों नहीं खाया। मेरे इतना बोलते ही माँ ने खाना खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा रुको, मैं गर्म करके दे देता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही खाऊंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार माँ को हो क्या गया है, पर मैंने उनसे ज़्यादा कुछ बोला नहीं। मुझे लगा कि कहीं उनको ज़ोर ना पड़े, तो मैं वहाँ से चुपचाप निकल आया। कमरे में लेटा था रात भर, बस यही सोचता रहा कि माँ को आखिरकार हो क्या गया है। सुबह मैं उठा तो देखा माँ किचन में मेरे लिए नाश्ता बना रही थी। मैं उनके पास गया और मैंने उनसे बोला कि माँ ठीक हो तुम, क्या हो गया तुम्हें। उन्होंने मुझे पलट के जवाब दिया कि मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ। तो मैंने उनसे बोला कि रात को तुम्हें क्या हो गया था, मुझ पर चिल्ला क्यों रही थी। उन्होंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, मैंने तेरे को कहाँ चिल्लाया। मैंने उन्हें बताया कि जब मैं खाना लेके आया था तुम चिल्लाई नहीं थी, तुमने मुझे बाहर भेज दिया, कहा कि मैं खा लूँगी, और बहुत देर तक तुमने खाना नहीं खाया। वो बोली बेटा ऐसा तो मैंने कुछ करा ही नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि माँ आखिरकार कहना क्या चाह रही हैं, लेकिन उन्होंने बाद में बोला कि मेरे ना रात में बहुत तेज़ सर में दर्द हो रहा था, उसके बाद मुझे याद नहीं मेरे साथ क्या हुआ। मैंने माँ से बोला कि माँ देखो, तुम्हारी उम्र हो रही है, थोड़ा ख्याल रखो अपना, ज़्यादा अकेला मत रहा करो, छोटे भाई के साथ बैठा करो, बाहर टीवी देखा करो, अकेले रहोगी तो ऐसे ही रहेगा, ज़्यादा किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाद में माँ ने मुझसे माफ़ी मांगी और बोला कि बेटा अगर मैंने कल तेरे साथ ऐसा कुछ किया तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। मैंने माँ से बोला माँ आप क्यों माफ़ी मांग रही हो। मैंने कहा आप माफ़ी मत मांगो, इसमें कोई गलती नहीं है आपकी, आप बस टेंशन मत लिया करो। और तो फिर मैं थोड़ी देर बाद ऑफिस के लिए निकल गया। लंच में मैंने छोटे भाई को कॉल किया पूछने के लिए कि माँ कैसी है, लेकिन उसने बताया कि माँ फिर से कमरे में चली गई हैं और उन्होंने अंदर से गेट लगा लिया है। मैंने कहा कि तू उन्हें बाहर निकाल के बैठा, उनके साथ बात कर। इसने बोला कि मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रही। मैंने कहा चल ठीक है। मैं शाम को वापस आया, गेट खटखटाया, माँ ने गेट खोला। मैंने कहा माँ क्या कर रही हो, बाहर क्यों नहीं बैठती, अंदर क्यों रहती हो। तो माँ ने सिर्फ यही बोला कि मेरे को यहीं रहना पसंद है, मेरे को बाहर अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा नहीं, अंदर नहीं रुकना, बाहर चलो। और माँ का हाथ पकड़ के मैं उनको बाहर ले आया, उनको बाहर कुर्सी पे ला के बैठाया, उनसे बातें करने लगा। बस वो मेरे से यही बोल रही थी कि मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज़। मुझे लगा कि कोई ना कोई दिक्कत है, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, कल सुबह मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा। और ठीक अगले दिन मैं माँ को सुबह ही डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने बताया कि कई बार इस तरीके की परेशानी हो जाती है जब इंसान ढंग से नींद नहीं ले पाता। डॉक्टर ने कुछ सर दर्द की और नींद की दवा लिख के दी और कहा कि जब इनको नींद अच्छी आएगी तो इनकी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। तो माँ को घर ले आए और दवा खिला दी, और दवा खाते ही माँ सो गई। माँ फिर सीधा शाम को उठी। जब उठी तो वो काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी, सबसे अच्छे से बात कर रही थी, टीवी देख रही थी, हंस खेल रही थी। तो लग रहा था कि अब उनकी सेहत में थोड़ा सुधार है। तो मुझे भी अब इतनी टेंशन नहीं हो रही थी। अब माँ को खाना वाना खिलाकर सुला दिया और हम सब भी सो गए। सुबह मैं उठा और माँ को समझा के गया कि माँ आप अपना ध्यान रखना, अब आप पहले से ठीक हो, दवाई खाती रहना और कमरे में मत जाना, छोटे भाई के साथ रहना। और जाते जाते भाई को भी बोला कि तू भी माँ का ध्यान रखियो, कमरे में मत जाने दियो। और मैं वहाँ से ऑफिस के लिए निकल गया। लंच में मैंने फिर फ़ोन किया भाई से पूछने के लिए कि माँ की तबीयत कैसी है, लेकिन भाई ने बताया कि माँ फिर से कमरे में चली गई और उन्होंने अंदर से बंद कर लिया है। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन माँ ने मेरी एक ना सुनी। मेरा फिर थोड़ा दिमाग घूम गया। मैं वापस शाम को आया और आते ही माँ के कमरे की तरफ गया। लेकिन दोस्तों, जब मैं माँ के कमरे के पास पहुँचा तो मुझे किसी की हंसने की आवाज़ आ रही थी, बहुत धीमे। मैंने जब ध्यान से सुनने की कोशिश करी तो वो माँ ही थी जो अंदर से हंस रही थी। मैंने गेट खटखटाया तो हंसने की आवाज़ रुक गई।
जब माँ का नाम लेके पुकारा तो माँ आई और उन्होंने गेट खोला। और जैसे ही गेट खुला तो दोस्तों ना जाने उस दिन क्या था, लेकिन कमरे में से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, हद से ज़्यादा। मैंने माँ को तुरंत वहाँ से कमरे से बाहर निकाला और मैंने कहा कि माँ ये बदबू किस चीज़ की है। उन्होंने बोला मुझे नहीं पता। मैंने उनको बाहर ला के बैठाया और बोला कि माँ मैंने आपसे मना किया था ना कि कमरे में मत जाना, अब फिर उस कमरे में अंदर बंद करके बैठ गई, ऐसा क्यों करती हो, हम लोगों की बात क्यों नहीं समझती। लेकिन माँ का बस यही जवाब था कि पता नहीं बेटा ऐसा क्यों हो रहा है। माँ को देख के मुझे बड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि उनकी स्थिति धीरे धीरे कर लगता था कभी सुधर रही है, फिर लगता था कभी बिगड़ रही है। बहुत ही अजीब कंडीशन थी। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उनको मैंने थोड़ा समझाया फिर से। जब जब मैं समझाता था वो मेरी बात सुनती थी, लेकिन बाद में फिर वो वही करने लगती थी। मैंने उनको बोला कि माँ मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनोगी तो ठीक हो जाओगी जल्दी, अगर अपने मन की करोगी तो ठीक नहीं हो पाओगी। लेकिन वो कहती थी कि बेटा मैं अब कोशिश करूँगी कि ऐसा ना करूँ। तो अगले दिन सुबह फिर मैं ऑफिस के लिए निकल गया और उस दिन जाने से पहले उस कमरे में ताला लगा कर गया ताकि कमरे के अंदर माँ ना आ जाए। और भाई को बोला कि तू ध्यान रखियो कि किसी भी तरह गेट के अंदर ना जा पाए। लंच में मैंने फिर से कॉल किया। भाई ने बताया कि माँ बैठी हैं टीवी देख रही हैं। मैंने कहा चल ठीक है तो उनका ध्यान रखियो। लेकिन दोस्तों उसी के ठीक 1 घंटे बाद भाई का कॉल आया और उसने बोला कि भाई माँ कमरे के अंदर दोबारा चली गई। मैंने कहा ये अब कैसे चली गई। उसने बताया कि मेरे दोस्त मुझे बाहर बुलाने आया था, मुझे मुश्किल से 10 मिनट मैंने उनसे बात करी। मैं जब वापस आया तो देखा गेट का ताला टूटा हुआ था और माँ ने अंदर जाकर अपने आप को फिर से कुंडी लगा ली, बंद कर लिया। मुझे उस समय थोड़ी गुस्सा सी आई और जब मैं शाम को घर वापस आया तो तुरंत माँ के पास गया। गेट अंदर से बंद था। गेट खटखटाया और खोला तो दोस्तों आज भी वही बदबू आ रही थी। न जाने किस चीज़ की वो कमरे में से बदबू आती थी। माँ बस कमरे में ही बैठी रहती थी। मैं उनको पकड़ के बाहर लाया और उस दिन मैंने उनको थोड़ा सा डांटा, ये सोचकर कि शायद आज डांटने से ये समझ जाए, क्योंकि अभी ये नहीं समझ रही थी। और मुझे इनसे पूछना था कि आखिरकार आपने ताला तोड़ा कैसे, लेकिन उनका सिर्फ यही जवाब था कि बेटा मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा कैसे किया। और यकीन करें दोस्तों, ताला तोड़ पाना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन माँ ने वो कर दिया था। मैं बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि दवाइयों का भी अब असर ऐसा लग रहा था जैसे हो ही नहीं रहा है, क्योंकि माँ की कंडीशन बिल्कुल वैसी ही हो रही थी, कोई सुधार नहीं था। तो बाद में माँ को रात का खाना खिलाया और उनको सोने के लिए भेज दिया। मैं, छोटा भाई और माँ तीनों साथ ही सोते थे। मैं उनके साथ रात में इसलिए सोता था कि रात में ये उस कमरे में ना चली जाए। अगले दिन संडे था, मैं घर पे ही था, छुट्टी थी ऑफिस की। सुबह मैंने माँ से बात करी। माँ का मूड एकदम अच्छा लग रहा था। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझसे बात करी, सारी बातें समझ रही थी। चाय वगैरह नाश्ता हमने सब साथ में किया। दोपहर के खाने से पहले मैं अपने अलग एक कमरे में कुछ कर रहा था, कुछ काम कर रहा था कि तभी भाई भागता हुआ मेरे पास आया और बोला कि भाई माँ की तबीयत बिगड़ गई। और जब मैं वहाँ से भागकर माँ के पास गया तो देखा माँ ज़मीन पे लेटी हुई थी और उनके मुंह से झाग निकल रहे थे। वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे माँ को मिर्गी या फिर किसी चीज़ का दौरा पड़ा है। मैंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और माँ को हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टरों ने कुछ स्कैन वगैरह लिखे, सब कुछ करवाया। स्कैन की जब रिपोर्ट वगैरह आई तो दोस्तों यकीन करें सारी चीज़ें नॉर्मल थी, कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। उन्होंने बस बताया कि कमज़ोरी के चलते ये अक्सर हो जाता है। मैं बस ये चाहता था कि कैसे भी करके माँ की तबीयत पहले जैसी ठीक हो जाए, क्योंकि इस हालत में माँ को देख पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। शाम को मैं वापस माँ को घर ले आया, माँ को बैठाया, उनको बताया कि माँ ऐसा ऐसा भी आपके साथ हुआ था, आपको कुछ पता है। माँ का इस बार जो जवाब था वो थोड़ा अलग था। वो कह रही थी बेटा मैं आज अपने मन को रोकने की कोशिश कर रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मन मुझ पे भारी पड़ता है, और जब मैं उसको रोकने की कोशिश कर रही थी उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। दोस्तों उस दिन ऐसा लगा कि वो है तो हमारी माँ, लेकिन अंदर से कोई और है, क्योंकि उनके अंदर ममता आज भी है। वो जब नॉर्मल होती हैं, जब हमसे बात करती हैं तो बिल्कुल वैसे ही करती हैं।
दोस्तों रात का हम सब ने खाना खाया और फिर सोने के लिए चले गए। माँ और छोटे भाई सो चुके थे। मैं फ़ोन में कुछ देख रहा था कि थोड़ी देर बाद मेरी भी आंख लग गई कि दोस्तों करीब 1 घंटे बाद मुझे किसी चीज़ की आवाज़ आई और मेरी आंख खुली, और उसके बाद जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। दोस्तों जैसी मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि माँ अपने बिस्तर पर बैठी अपने सर के सारे बाल नोच नोच कर नीचे ज़मीन पर फेंक रही थी। मैं ये देख के बहुत डर गया और भागा, माँ के दोनों हाथ पकड़ लिए। मेरे इतनी ज़ोर से माँ के हाथ पकड़ने के बावजूद भी माँ बहुत ज़ोर से ताकत लगा रही थी अपने हाथ को हिलाने के लिए, लेकिन मैंने उनके हाथ छोड़े नहीं। उन्होंने दोस्तों लगभग आधे से ज़्यादा बाल अपने सर के नोच के नीचे ज़मीन पर फेंक दिए थे। मेरी आंख से आंसू निकल रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिरकार ये हो क्या रहा है कि थोड़ी देर बाद माँ का शरीर एकदम ढीला हो गया, और जब वो नॉर्मल हो गई तो मैंने उनको उनके बिस्तर पर लेटा दिया। मैं बहुत डर चुका था। थोड़ी देर बाद जब भाई ने भी देखा तो वो भी बहुत डर गया। मैंने उसे संभाला और बोला कि हिम्मत रख, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। सुबह जब माँ उठी तो उन्होंने अपना चेहरा देखा तो वो भी डर गई। वो मुझसे पूछने लगी कि आखिरकार ये मेरे साथ हुआ क्या। मैंने कहा कि माँ आप दवाई खा रही थी ना, तो उसके चलते बाल झड़ गए। तो वो कह रही है 1 दिन में कैसे हो गया। मैंने कहा अक्सर हो जाता है, आप परेशान मत हो, ये दोबारा आ जाएंगे। लेकिन माँ रो रही थी। वो भी जानती थी कि कुछ ना कुछ तो मेरे साथ गड़बड़ हो रहा है। दोस्तों उस दिन मैंने अपने मामा को फ़ोन किया क्योंकि मैं अकेला पड़ चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सब दवाइयां देने के बाद, सारे ट्रीटमेंट के बाद माँ की कंडीशन ठीक नहीं हो रही थी। मैंने मामा को फ़ोन किया और उनको सब बताया, और उसी के थोड़ी देर बाद मामा और मामी दोनों घर आ गए। मामा और मामी ने जब मम्मी की कंडीशन देखी तो वो दोनों भी डर गए। बात चल ही रही थी कि तभी मामी ने बोला कि बेटा एक काम करो, दवाई तो चल ही रही है, साथ ही साथ किसी पंडित या बाबा वगैरह को भी दिखा लो, क्योंकि आज के ज़माने का कुछ नहीं पता। दोस्तों मैं उस दिन कुछ भी कर सकता था अपनी माँ को ठीक करने के लिए, कहीं भी जा सकता था। बस मुझे अपनी माँ की सेहत पहले जैसी नॉर्मल चाहिए थी। तो वहाँ के लोगों से पता करने पे मुझे पता चला कि एक बाबा हैं, बालाजी महाराज के बड़े माने हुए बाबा। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जाते हैं अपना ऊपरी चक्कर का इलाज कराने। तो फिर मैंने भी सोचा कि माँ को एक बार वहाँ लेके चलते हैं, क्या पता माँ को आराम पड़े। तो मैं उसी शाम मामा, मैं और मम्मी तीनों वहाँ गए। दोस्तों हम जैसे उनके घर के पास पहुँचे तो न जाने माँ को क्या हुआ, वो घर के अंदर नहीं जा रही थी। वो अपना पैर बाहर ही रोक के खड़ी हो गई, लेकिन हम उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ कर अंदर ले गए। और जब अंदर उनके कमरे के पास पहुँचे जहाँ वो बाबा बैठे हुए थे, तो बाबा ने पता नहीं क्या सोचकर एकदम से हमसे बोला कि आप यहाँ मत बैठो, आप अगले वाले कमरे में बैठो, मैं वहीं आकर आपसे मिलता हूँ। तो हम तीनों उस अगले वाले कमरे में बाबा का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद वो बाबा आए, और दोस्तों यकीन करें वो उन्होंने गेट खोला, और गेट खोलने के बाद से ही वो मम्मी को घूर घूर के देख रहे थे, और आके आगे सामने बैठ गए, घूर घूर कर मम्मी को देखते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा कि बताओ क्या समस्या है। मैंने उन्हें सब बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। दोस्तों काफ़ी देर तक वो मम्मी को ही घूरते रहे। उसके बाद उन्होंने बोला कि बेटा जो मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ी अपने अंदर हिम्मत रखना, घबराना बिल्कुल नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बताते ही तुम डर जाओ। मैंने बोला कि ठीक है बाबा। उन्होंने बताया कि बेटा तुम्हारी माँ के साथ एक आत्मा और है जो तुम्हारी माँ के पीछे लगी हुई है, और वो कोई अच्छी नहीं, बहुत ही बुरी आत्मा है, नुकसान पहुंचाने वाली आत्मा है, और वो तुम्हारी माँ को नुकसान पहुंचा रही है। अब वो कहाँ से है, क्यों आई है, ये सब तो अभी पता लगाना मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कोई इनके साथ है। उन्होंने बताया कि अभी इसी वक्त वो तुम्हारी माँ के साथ नहीं है, क्योंकि घर के अंदर घुसने से पहले ही वो आत्मा गेट के बाहर रुक गई, और जब यहाँ से तुम अपनी माँ को वापस लेकर जाओगे, वो वापस तुम्हारी माँ के पीछे लग जाएगी। इस समय तुम्हारी माँ एकदम नॉर्मल है। मैंने पूछा कि बाबा अब करना क्या है। बाबा ने बताया कि बेटा देखो, थोड़ा सा हिम्मत रखनी होगी, थोड़ा सा समय देना होगा, चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी। उन्होंने बोला कि तुम्हें डेली शाम को 7 बजे अपने हाथ में एक नींबू और 2 लौंग के जोड़े रखने हैं,
जैसे किसी की नज़र उतारते हैं वैसे अपनी माँ के ऊपर से 7 बार घुमाकर किसी चौराहे पर रखाना। और ये कहा डेली करना है, जब तक मैं कहूँ, एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए और करेक्ट 7 बजे करना है। और उन्होंने माँ के हाथ में एक धागा बांध दिया मोटा सा, और हमें एक पुड़िया में कुछ भस्म या विभूति सी दी, और उन्होंने बोला कि ये तब प्रयोग करना जब तुम्हें लगे कि माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है या फिर ये ज़्यादा हावी हो रही हैं। हमने कहा ठीक है। और उन्होंने बोला कि जब यहाँ से जाओ तो थोड़ा ध्यान से जाना। और सच में दोस्तों, जब हम वहाँ से निकले तो माँ का शरीर एकदम से बदल गया। उनके शरीर में फिर से ताकत सी आ गई। हम माँ को घर लेकर वापस आए, उनको बैठाया, उनको चाय वगैरह दी, उन्होंने मांगी थी तो उन्होंने पी, और सब कुछ एकदम नॉर्मल सा था। उस दिन रात में मैं और मामा एक कमरे में सो रहे थे और दूसरे कमरे में मामी, मम्मी और छोटा भाई तीनों सो रहे थे। दोस्तों, सब लोग सो चुके थे। करीब 1 से 1:30 बजे की बात थी कि मामी की चिल्लाने की बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। हम सब लोगों की आँख खुली और कमरे की तरफ भागे तो देखा माँ अपना हाथ लोहे की चौखट, जो गेट की चौखट होती है, उस पर बहुत ज़ोर से रगड़ रही थी। मैं ये देख के बहुत ज़्यादा डर गया और उनकी तरफ भागा, उनका हाथ वहाँ से हटाने के लिए कि दोस्तों उस दिन न जाने माँ में इतनी ताकत कहाँ से आई, उन्होंने मुझे पीछे झटक दिया बहुत ज़ोर से और मैं नीचे फर्श पे जाके गिरा। वो दोस्तों देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके हाथ में जो धागा बंधा है वो काटने की कोशिश कर रही हैं, और वो बहुत ज़ोर से लगी पड़ी थी उसे काटने में। कि तभी मुझे याद आया कि बाबा ने मुझे एक भस्म दी थी, एक विभूति दी थी, तो मैं वो लेकर आया और माँ के तुरंत माथे पे लगा दी। और दोस्तों उसके लगाने के कुछ मिनट बाद ही माँ का शरीर एकदम से ढीला हो गया और वो ज़मीन पे बैठ गई। उनको उठाकर बिस्तर पे लिटाया। थोड़ी देर बाद उनको होश आया तो वो पूछने लगी कि तुम सब लोग मुझे घेर के क्यों खड़े हो। लेकिन हम में से किसी ने भी उनको नहीं बताया कि अभी उनके साथ क्या हुआ था। हम सब लोग उस दिन काफ़ी घबरा गए थे। सारे लोग माँ के साथ बैठे हुए थे। पूरी रात उनके साथ ही बिताई। सुबह होते ये बात मैंने बाबा को बताई। बाबा ने बोला कि बेटा ये चीज़ें होंगी और इन चीज़ों को तुम्हें देखकर चलना पड़ेगा, घबराना नहीं है। 2 से 3 दिन की बात और है, 2 से 3 दिन का मुझे समय दो, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। मैंने बाबा की बात मान ली। दोस्तों उसी दिन शाम को मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था कि मुझे तभी घर से मामी का फ़ोन आता है, और जब मैं फ़ोन उठाता हूँ तो मामी बहुत घबराई हुई होती है और बोलती हैं कि बेटा तू जल्दी घर आ, गड़बड़ हो गई है। मैं भाग के घर आया। मैं भागकर घर आया कि मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो देखा मम्मी नीचे नहीं थी। मैंने माँ के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि वो ऊपर है। मैंने कहा ऊपर क्या कर रही हैं। दरअसल दोस्तों हमारी छत पे एक छोटा सा कमरा था जो एक स्टोर रूम जैसा था जिसमें हम थोड़ा सामान रखते थे। तो जब मैं ऊपर गया तो देखा माँ उस स्टोर रूम के गेट पर अपना हाथ ज़ोर से पटक रही थी। मुझे समझ ही नहीं आया आखिरकार माँ ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन जब मैं वहाँ करीब गया तो स्टोर रूम के अंदर से मेरे भाई की आवाज़ आ रही थी, छोटे वाले भाई की। वो चिल्ला रहा था। मैंने माँ को पकड़ा लेकिन माँ उस दिन पकड़ में ही नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस माँ के अंदर 10 इंसानों की ताकत आ गई है। तभी मुझे याद आया कि वो विभूति, वो भस्म काम आएगी। मैं गया नीचे से और भस्म लेके आया और तुरंत माँ के लगाई, और माँ थोड़ी देर में शांत हो गई। मैं उठा के माँ को नीचे बिस्तर पे लेटाया और मैंने पूछा कि मामी आखिरकार हुआ क्या था। तो उन्होंने बताया कि मेरा छोटा भाई माँ के पास गया था ये पूछने कि माँ खाना ले आए, खाना खाओगी, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। जब इसने दोबारा माँ का हाथ पकड़ के ज़ोर से हिलाया तो न जाने उनको क्या गुस्सा आया कि उस छोटे वाली भाई को पकड़ के उन्होंने दीवार पे फेंक के मारा। और यही नहीं, उसके पीछे भागी और उसके पीठ पर मुक्के मारने लगी, बहुत ज़ोर से घूंसे मारने लगी। भाई बहुत ज़्यादा डर गया था, इसीलिए वो भागकर ऊपर वाले कमरे में छिप गया। पर लेकिन माँ भागते भागते उसके पीछे पहुंच गई। वो तो उसने अंदर से गेट लगा लिया था, ना जाने उस दिन नहीं तो उसके साथ क्या करती। मैं समझ गया था कि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी हैं, अब वो चीज़ें हमलावर हो गई हैं। मैंने बात तभी बाबा को बताई। बाबा ने कहा कि चलो ठीक है मैं घर आता हूँ, क्योंकि अब रुकना नामुमकिन था। थोड़ी देर बाद बाबा घर आए और उसी कमरे में बाबा गए जिस कमरे में माँ अक्सर बैठा करती थी। माँ को हमने सामने बैठाया और उनके दोनों हाथ और दोनों पैर हमने चुन्नी से बांध दिए थे, और हम सब लोग बाहर गेट पे खड़े होकर सब देख रहे थे। बाबा ने कुछ
पूजा सी उनके सामने चालू करी। कुछ मंत्र वो पढ़ रहे थे कि थोड़ी देर बाद माँ का शरीर बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा, जैसे काँप रही हों। मैं ये सब बहुत ही मुश्किल से देख पा रहा था कि मेरी माँ के साथ आखिरकार ये हो क्या रहा है, लेकिन बस मैं अब चाहता था कि मेरी माँ ठीक हो जाए। उनका काफ़ी देर तक शरीर हिलता रहा कि थोड़ी देर बाद उनका शरीर एकदम से ढीला हो गया और बाबा ने मुझे बुलाया और बोला कि अब इनकी चुन्नी खोल दो। और मैंने उनकी चुन्नी खोल दी। उन्होंने बोला कि एक गिलास में पानी लाओ जिसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लाना। हम लेके आए और उन्होंने बोला कि ये अपनी माँ को पिला दो। हमने माँ को पिला दिया। फिर बाबा ने बोला कि बेटा अब तुम्हारी माँ ठीक है, वो जो भी शैतान था वो जा चुका है, अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि माँ की सेहत पे एकदम से असर नहीं आएगा, क्योंकि वो काफ़ी दिनों तक था तुम्हारी माँ के साथ, तो धीरे धीरे करके ही माँ की सेहत सुधरेगी। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो शैतान अब बिल्कुल नहीं आएगा। थोड़ा समय दो अपनी माँ को, वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन उनके साथ साथ बाबा ने ये भी बोला कि ध्यान से जल्दी ही घर के अंदर एक बालाजी महाराज का पाठ करवा लो, जितना जल्दी हो सके, ताकि घर की शुद्धि भी हो जाए। तो मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर घर में बालाजी महाराज का पाठ करवाया। और दोस्तों, समय के साथ साथ माँ की सेहत में भी सुधार होने लगा। अब माँ उस तरीके से नहीं रहती थी। लेकिन दोस्तों, बाद में जब माँ को हमने धीरे धीरे करके चीज़ें बताई कि क्या हुआ था, तो माँ भी बहुत घबरा गई। उन्होंने छोटे वाले भाई को गले लगाया, उसको चूमा और उससे बोला कि बेटा मुझे माफ़ कर, मैंने तेरे साथ ऐसा किया। उन्होंने बोला कि बेटा वो उस समय तेरी माँ नहीं थी, उस समय कोई राक्षस था, मुझे माफ़ कर दे। लेकिन हम सब जानते थे वो हमारी माँ हो ही नहीं सकती, क्योंकि माँ ऐसा कभी कर ही नहीं सकती थी। दोस्तों, अब सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया है। माँ की अब तो थोड़ी उम्र ज़्यादा हो गई है, अब चल फिर कम पाती हैं, लेकिन आज भी हम सब के साथ बैठकर खाना खाती हैं, टीवी देखती है, हंसी मजाक चलता है, सब बढ़िया होता है। और दोस्तों, उसी वाक़ये के 1 साल बाद माँ ने मेरी शादी भी करवा दी थी। अब घर में काफ़ी शांति है। दोस्तों, यही थी कहानी मोहित की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जल्द मैं और भी ऐसी वीडियो डालूँगा। मिलूँगा आपसे एक और नई सच्ची कहानी के साथ। नमस्कार।